Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to understand a practical problem related to financial statement. और पिछले लेक्चर में हमने ये डिसाइड किया था कि नाउ वी आर गोइंग टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। और इस बारे में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है। और मैं हल्का सा आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन से बाहर आपके पास स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, क्वेश्चन से बाहर जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, दो स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली एडजस्टमेंट्स। और आपको याद होना चाहिए हम हर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट करते थे और वो डबल इफेक्ट हमने सीखे भी हैं। अगर आप चाहें तो पिछले लेक्चर को प्लीज रिपीट या रिवाइज कर ले ताकि और बेहतर तरीके से आपको पता चले कि हमारा टारगेट क्या है। नेक्स्ट, हम कोई नई चीज नहीं कर रहे, यहाँ से आपको वही चार मेजर पार्ट्स नजर आएंगे। यू कैन सी दैट ये चार पार्ट्स वही हैं जिनको हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये लेफ्ट साइड है where we are going to make income statement, direct and indirect side. On your right side we have our balance sheet, asset and liability side. सब कुछ वैसे ही करना है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क क्या है कि we have adjustments in our question. आप देखिएगा कि क्वेश्चन का तरीका, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी कुछ भी चेंज नहीं है। हमने एज यूजुअल यहाँ आइटम्स को पिक करना है जैसे कि सब कुछ लिखा हुआ है। वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर इसका ओवरव्यू भी कर लिया। तो वी आर टू आइटम फ्रॉम हियर एंड विल बी पुटिंग देयर रेलेवेंट साइड। अच्छा, और साथ में हमने प्रैक्टिकली देखना है कि जो एडजस्टमेंट्स हैं इनके डबल इफेक्ट्स हम कैसे करते हैं। अब अगली बात आपने गौर से ये समझनी है कि although we have our question on board but we are going to solve adjustment as our first step. मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि आपने पेपर में भी क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स जो हैं वो पहले सॉल्व करनी है और उसके बाद क्वेश्चन का बाकी पार्ट सॉल्व करना है। तो इसीलिए हम एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको दे दिया एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, प्रीपेड रेंट। सबसे पहले तो रेंट की जगह तलाश कीजिए। आपको ये बात पता है कि रेंट जो है वो इनडायरेक्ट साइड पे आता है। यहाँ पर आप सबसे पहले रेंट लिखें और चूंकि प्लस माइनस करना है इसकी अमाउंट को आपने पहले लिखना है। अब ऊपर जाके रेंट को आप ढूंढें, रेंट किधर लिखा हुआ है, यहाँ ये चेक करें, ये रेंट है। अमाउंट ऑफ रेंट इज 1250, सो वी आर गोइंग टू पुट 50 फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है। साथ में एडजस्टमेंट को दोबारा रीडिंग कर लें, ये प्रीपेड है, सो यू विल बी राइटिंग प्रीपेड को आपको याद हमें लेस करना था, सो लेस प्रीपेड रेंट। ये हमने याद किया हुआ था कि प्रीपेड को लेस करना है। अमाउंट ऑफ प्रीपेड जो क्वेश्चन में दी है दैट इज 250, सो यहाँ पर आप 250 दें और जो सेंटर वाला कॉलम है इनका आंसर लिखना है, मतलब 1250 में से 50 सब्सट्रैक्ट करके आप अमाउंट। सो फर्स्ट इफेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। रेंट यानी प्रीपेड रेंट था, दैट वाज सब्सट्रैक्टेड, माइनस कर दिया हमने। अब इसका सेकंड इफेक्ट हमने ढूंढना है और वो आपको पता है कि एसेट साइड पे करेंगे, ये भी आप लोगों ने याद किया था। और यहाँ करंट एसेट वाली साइड पे जाकर आप प्रीपेड रेंट लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास ये तीन अमाउंट्स है, 1250 भी है, 250 भी है, 1000 भी है। तो आप इसका सेकेंड इफेक्ट किस अमाउंट का करेंगे, उसके लिए आपने याद रखना है कि जो अमाउंट में लिखी होगी सिर्फ वो दो दफा आएगी। तो यहाँ तीन अमाउंट्स हैं, 1250, 250 और 1000। सिर्फ जो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट है 250 उसका डबल इफेक्ट होगा और प्रीपेड रेंट को आप 250 को आउटसाइड यानी सेकंड कॉलम में लिखेंगे। यहाँ एक बात और भी आपने समझनी है, इधर हमने प्लस माइनस नहीं करना इसलिए सेकंड कॉलम लिखा है, इधर हमने प्लस माइनस करना था तो फर्स्ट कॉलम में लिखा है। लेकिन जी हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरी होगी। मैं आपको जूम आउट थोड़ा सा कर दूं और आपको समझ में आए कि हमने किया क्या है। यहाँ पर अमाउंट्स आपको कम व्यू में आए तो भी परेशान नहीं हो, सिर्फ आपको दिखाने लगा हूँ किया क्या हमने। देखिए रेंट, प्रीपेड, सब्सट्रैक्टेड और ये जो 250 था उसको हमने एसेट साइड पे ले लिया। ये दो इफेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो आपने सबसे पहले जो पिछला लेक्चर है उसको और अच्छे तरीके से करना है, हमने एडजस्ट करना सीखा है।
लेकिन जी पहली एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके साथ आपने और भी ध्यान रखना है कि चूंकि रेंट कर चुके हैं, जब हम बाकी के क्वेश्चन करते हैं ना तो फिर रेंट को बार बार नहीं लिखना, बस रेंट को हमने लिख दिया और ये अब एक ही दफा लिखा जाए। पहली एडजस्टमेंट के बाद अब दूसरी एडजस्टमेंट में चलते हैं, आउटस्टैंडिंग कमीशन। अब कमीशन के लिए हमें ट्रायल बैलेंस चाहिए था ताकि पता चले, मैंने आपको जैसे बताया था कि रेंट आता भी है, रेंट जाता भी है, कमीशन आता भी है यानी मिलता भी है और पे भी करते हैं। सो ऐसे नाम जो ना तो इनकम है ना तो एक्सपेंस है, कंफर्म नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि रेंट आप पे भी करते हैं अगर आप किराएदार हैं, और रेंट आप रिसीव कर सकते हैं। अगर आपकी कोई दुकान है वो आपने किराए पे की हुई है तो आप रेंट रिसीव कर सकते हैं, और जिस मकान में आप रहते हैं वो आपने किराए पे लिया हुआ है। सो रेंट है, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, ये पे भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये जो कमीशन है, कस्टम ड्यूटी है, ये एक्सपेंस बीच में लिखा हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस। सो ये एक्सपेंस है, कमीशन 18,750 विल गो टू इनडायरेक्ट साइड। यहाँ पर दोबारा कमीशन लिखेंगे और क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है तो फर्स्ट कॉलम में करेंगे 750 अमाउंट, उसको आप यहाँ लिखें। अब एडजस्टमेंट की तरफ वापस चलते हैं, वहां लिखा है आउटस्टैंडिंग, और आपको याद है आउटस्टैंडिंग हमें ऐड करना था। सो आउटस्टैंडिंग कमीशन यहाँ पे लिखेंगे, कितना आउटस्टैंडिंग है, 1250 इज योर आउटस्टैंडिंग, आप यहाँ पुट कर रहे हैं। और क्योंकि ऐड करना है तो 18,750 एंड देन यू विल ऐड 1250। सो इसका मतलब है ये फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड पे होता है। यहाँ हम आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखेंगे और प्लस माइनस नहीं करना तो सेकंड कॉलम में अगेन जो एडजस्टमेंट में लिखी हुई है उसका ही सेकंड इफेक्ट होगा। यहाँ एक और बात भी आपने ख्याल रखनी है, आप सोचेंगे यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा, तो आपको याद है ना ये फिक्स्ड लाइबिलिटी है, ये करंट लाइबिलिटी है। जगह बचाने के लिए मैंने अभी हेडिंग नहीं दी, हम देखेंगे अगर जगह बच गई तो यहाँ पे हेडिंग भी दे देंगे। सो हमारी दो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। ये तो हमने पिछले चैप्टर से ही सीखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, और डायरेक्ट साइड पे पहले आप हम लिख लेते सेल्स हम ढूंढेंगे, लेस उसकी रिटर्न ढूंढेंगे, हमारे पास नेट सेल्स आ जाएंगी, और उसके लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे। और वो कैसे निकले, ओपनिंग स्टॉक, इसको जरा हम बोर्ड देते हैं, और ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे परचेजेस, और परचेज से हमने लेस करना है रिटर्न आउट को, और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक को, और ऐड करना है हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। अच्छा जी, ये चूंकि दोनों चीजें रिलेटेड हैं परचेजेस के साथ, अब हमने क्लोजिंग स्टॉक का देखना था ना, तो क्लोजिंग स्टॉक को आप यहाँ फर्स्ट कॉलम में भी लिख सकते हैं, सेकंड में भी लिख सकते हैं, लेकिन देखते हैं कितना है क्लोजिंग स्टॉक। दैट वाज 12,500, सो जस्ट पुट 500 इन फर्स्ट कॉलम। क्योंकि ऐड और लेस है तो हम कोशिश करेंगे कि सारे ऐड और लेस को फर्स्ट कॉलम में ही यूज करते जाएं। चलें जी, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का आपको याद है, करंट एसेट पे आप लिखते थे, सो यू विल राइट क्लोजिंग स्टॉक और उसकी अमाउंट 12,500 सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। वैसे आपने देखा हमने ये तीन एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, क्लोजिंग स्टॉक। नाउ फोर्थ एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन, और वो भी आपने सीखा हुआ डेप्रिसिएशन को, तो आप इनडायरेक्ट साइड डेप्रिसिएशन को पहले कैलकुलेट करेंगे। तो किस चीज की डेप्रिसिएशन वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, फर्नीचर। ऊपर जाए और देखें फर्नीचर है 2500 का, साथ में डेप्रिसिएशन का रेट है 7.5%। सो अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर फर्नीचर की प्राइस है 2500, सो डेप्रिसिएशन जहाँ आप लिख रहे हैं कैलकुलेशन भी शो करवा देते हैं, 2500 है, सो मल्टीप्लाई करना है 7.5 जो बुक में दिया हुआ है,
और डिवाइड करना 100% लेने के लिए। तो गाइस इधर आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। हमने क्या किया, 2500 वाज अमाउंट ऑफ फर्नीचर मल्टीप्लाई बाय 7.5 और डिवाइडेड बाय 100। इसको जरा नोट कर लें अच्छी तरह से। सो इस तरह से हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी फर्स्ट इफेक्ट में। और सेकंड इफेक्ट में आपको मैंने बताया था कि एसेट में सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ सबसे पहले आप मेंशन करें फर्नीचर जो कि 2500 का था और इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करनी है वो 187.5। एक दफा दोबारा चेक कर लो, ये 187.5 ये आपकी डेप्रिसिएशन थी। डेप्रिसिएशन आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए पिछला लेक्चर वो भी आपके अंदर होना जरूरी है। सो जहां हमने सारे इफेक्ट पढ़े थे, तो फर्नीचर से डेप्रिसिएशन करके आपने मेन कॉलम में लिखी फर्स्ट इफेक्ट और यहाँ आपने इसे कैलकुलेट कर लिया। So guys, we have seen that we were having 4 adjustments and double effects of all 4 adjustments we have completed. इसका मतलब है अब हम इजी हो गए हैं, सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई हैं। अब सिंपली जैसे चैप्टर में करते थे हम यहाँ से आइटम्स विल बी पैक्ड एंड वी विल बी प्लेसिंग देम टू देयर रेलेवेंट प्लेसेस। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ कैपिटल फिक्स लायबिलिटी होती है। सो यहाँ पर शायद बदले हम लिखते हैं कैपिटल और इसकी अमाउंट है 1000। So now we are going to put 27,000। नेक्स्ट है जी रिटर्न इनवर्ड, वो ये लिखी हुई है और आप यहाँ पोस्ट करेंगे। रिटर्न इनवर्ड अमाउंट इज 1500। अच्छा जी नेक्स्ट है सेल्स 87,500। 87,500 उसकी जगह हम जानते हैं। अब फाइनली जो सेल की अमाउंट है वो आप यहाँ लिख सकते हैं सेल्स माइनस रिटर्न। सो वी हैव गॉट व्हाट, ये क्या है, ये नेट सेल्स हमारे पास आ गई। आगे जी परचेज है और अमाउंट ऑफ परचेज 50,000। सो यहाँ पर आप 50,000 पोस्ट कर दें। आफ्टर परचेज वी हैव रिटर्न आउट 500 है और वो उसकी भी जगह यहाँ बनी हुई है रिटर्न आउट। नेक्स्ट वी हैव कमीशन, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो चीज पहले से लिखी जा रही है दोबारा नहीं लिखनी अब। सो कमीशन ऑलरेडी रिटर्न। कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंस है 3750। सो हियर यू विल मेंशन 3750 is your direct expense. Then we have creditor. Creditor liability है 13,000। पहले हम creditor और ये भी सेकंड कॉलम में आएगा और अमाउंट was 13,250। We have written over यहाँ पर अमाउंट पोस्ट कर दें। ओके जी क्रेडिटर भी हमने लिख लिया है। अब एक बार ये कंप्लीट हो गई, हम इस साइड पे आते हैं। रेंट भी आपको पता है ऑलरेडी वी हैव पोस्टेड इट। सो यहाँ पर रेंट चेक करें, लिखा हुआ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर हैज ऑल्सो बिन रिटन 2500। सो हियर यू कैन सी दैट फर्नीचर इज प्रेजेंट। उसके बाद है जी रेट्स एंड टैक्सेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो जस्ट गो टू इनसाइड और ये सारे अभी तक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही चल रहे हैं। सो हियर यू विल मेंशन रेंट, ये था रेट्स एंड टैक्सेस। कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होना। अमाउंट इज 750। जस्ट आफ्टर टैक्सेस वी हैव डिस्काउंट अलाउड। सो ये अदर एक्सपेंस की तरफ जाएगा। हम थोड़ा सा फासला छोड़ देते हैं। अब इसमें तो आपको हेडिंग लिखनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं लेस अदर एक सेकेंड जरा ये स्टॉप। ओके वी आर ठीक है जी।
आ गया लेस अदर एक्सपेंसेस, को हेडिंग दे देते हैं और वो था डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट चेक करते हैं, हाउ मच इट इज 1250, सो वी आर गोइंग टू पोस्ट 1250 and out. After that we have general expenses, ये भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इधर आप मेंशन कर दें जनरल एक्सपेंसेस। सेकेंड कॉलम यूज करेंगे क्योंकि इसमें कुछ प्लस माइनस होना। अमाउंट इज 7500, so here you will mention 7500. After general expenses we have debtors, debtor आपको याद होना चाहिए assets हैं और current assets, so here you will write your debtors, amount है जी 14000, so you will post 14000 in second column। यानी फिर आपके पास आ गया स्टॉक, सिंस क्लोजिंग स्टॉक वाज ऑलरेडी प्रेजेंट तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह आपने बनाई हुई है 11250। अच्छा, ये जो मैं सारा कुछ फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ ना, तो एक्चुअली इसमें से कुछ चीजें सेकंड कॉलम में आनी है। मैं आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ कि जब हम प्लस माइनस करना है तो सब कुछ हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। अच्छा, ये 3750 जो था मुझे अभी नजर आया, उसका हेडिंग में लिखी हुई तो कस्टम ड्यूटी, यहाँ पर हेडिंग लिखने नहीं जी। हमारे डेटर्स भी कंप्लीट हो गए, स्टॉक भी कंप्लीट हो गया, 11250 चेक कर लिया, ये देखें 11250 यहाँ पे हमने लिखा हुआ। नेक्स्ट है जी कैश एट बैंक, ये करंट एसेट है, सो हियर कैश एट बैंक लिख दें। अमाउंट ऑफ कैश एट बैंक इज 14000, वो पोस्ट कर दें। उसके बाद है जी कैश इन हैंड, अगेन ये करंट एसेट है, सो यू विल राइट कैश इन हैंड और अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड इज 1750, राइट डाउन। अच्छा जी, गुड न्यूज इज वी हैव पोस्टेड ऑल आइटम्स प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, ऑल प्रेजेंट ऑन राइट साइड, ऑल एडजस्टमेंट्स आर कंप्लीटेड। अब सिर्फ काम बाकी रह गया अपनी कैलकुलेशंस का। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर हम पहले अपनी कॉस्ट ऑफ सोल्ड कंप्लीट कर देते हैं। आपको पता है ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड करना है परचेजेस को, माइनस करना है रिटर्न्स को और माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक को। सो कॉस्ट ऑफ गुड भी कंप्लीट हो गई। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा, सिर्फ एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस है 3750, वो बस उसकी लिस्ट बना लें। फाइनली आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखने के लिए जो परचेज का आंसर है और कस्टम ड्यूटी को प्लस कर दें। यहाँ पर आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, इसको हम कोशिश करके अंडरलाइन कर देते हैं ताकि ये अलग नजर आए। सो यहाँ पर वी हैव मेड इट अंडरलाइन। लें जी, फिर फाइनली आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, तो आपके पास टोटल सेल्स थी 86,000 की, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकली 52,000 एंड वी हैव गॉट 34,000। अब इसको डिसाइड करना है आपने कि ये प्रॉफिट है कि लॉस है। देखें यहाँ पर दिस इज योर इनकम 86 और जो कॉस्ट है, खर्चा जो हुआ है वो 52, सो 34,000 इज योर प्रॉफिट। और यहाँ पर आप मेंशन दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, इसको भी जरा बोल्ड कर देते हैं। यानी पहला सॉल्व हो गया और आप ये आंसर चेक करें, ग्रॉस प्रॉफिट 34,000। सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। अब जरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बारी है, उसको चेक कर लेते हैं। हमने ये सारी कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है, हम सिंपल बस अब इसका सम कर लेते हैं और इसमें ये सारी जो अमाउंट है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल हमारे पास आ गया। यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं कि चूंकि हमारे पास लाइन बची हुई है, कहते हैं ऐड ऑपरेटिंग इनकम, जो कि इस क्वेश्चन में थी नहीं, तो इसका मतलब उसकी जगह जीरो लगा देते हैं। यहाँ चार चीजें नजर आनी चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल, ऑपरेटिंग इनकम का टोटल, अदर एक्सपेंस का टोटल, अदर इनकम का टोटल। और क्योंकि
नहीं थी, यहाँ जगह नहीं है, तो हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो कोई भी। सो over here we have made a place, तो बन गई है, यहाँ बनाते हैं। वैसे तो हम इसको डिलीट करके भी बना सकते हैं उसमें, चलें जी। तो हम यहाँ और ये मैं क्यों कर रहा हूँ ताकि आपको ये तरह से रियलाइज हो जाए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी ठीक करने की जरूरत है, 1250 माइनस नहीं जी, इस जगह हम हेडिंग डाल देते हैं एस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आपने चेक किया, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल कर लिया और साथ में सारी ऑपरेटिंग इनकम का टोटल हो गया। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस का टोटल हो गया, अदर इनकम है जीरो लगा दिया। चार हेडिंग्स ये जो आपको नजर आ रही हैं, इनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये चार चीजें बस यहाँ पर नजर आनी चाहिए, चाहे हैं या नहीं, आपने बस इनको कंप्लीट कर लेना। लेकिन इट्स टाइम टू कैलकुलेट आवर नेट प्रॉफिट। आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और वो हम यहाँ करते हैं। और सबसे पहला काम है, आपने ग्रॉस लिखना है, ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट था। अब इसमें से माइनस करने थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ये टोटल पहले से निकाला हुआ है। और फिर ऐड करनी थी ऑपरेटिंग इनकम जो जीरो था, माइनस करने थे अदर एक्सपेंसेस और ऐड करनी थी अदर इनकम, और इस तरह से आपका ये नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया। तो चेक कीजिए, ये चूंकि प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पर आपका जवाब लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अब मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ी देर रोक के आप अपने दिमाग को दोबारा इसके ऊपर लगाएं। आपको ये जो चीजें लिखी हुई नजर आ रही है ना, ऑपरेटिंग इनकम, अदर एक्सपेंस, अदर इनकम, ये सारा कुछ पुराना है। हमने सिर्फ ये इतना हिस्सा नया किया है जिसके अंदर सिंपली प्रीपेड को लेस किया है, आउटस्टैंडिंग को ऐड किया, बस। इसके अलावा कोई चीज नहीं है। आप डायरेक्ट साइड भी अच्छी तरह से चेक कर लें, कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ ये दो एडजस्टमेंट थी, एक प्रीपेड रेंट और एक आउटस्टैंडिंग कमीशन। प्रीपेड को लेस करके लिखा है और आउटस्टैंडिंग को ऐड करके लिखा है, और इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है। तो जी नेट प्रॉफिट हमारा निकला है 3312, चेक करते हैं। सो यहाँ चेक करें 3312, ये कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपका नेट प्रॉफिट निकले, आपको क्या करना है, इसको आगे टेक ओवर करना है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट, वैसे तो ब्रॉड डाउन होता है ना, लेकिन यहाँ पर अगले पेज पर लेकर आना है। और नेट प्रॉफिट आपका निकला कितना है, ये है 312.5, वो आपने वहां लिख दिया जी। उसके बाद आपने फाइनली, अब यहाँ पर कोई और चीज तो है नहीं, अच्छा है हम हेडिंग भी दे दें साथ। ये हमारी लाइबिलिटी साइड थी, तो ये फिक्स्ड लाइबिलिटी थी, बोल्ड करते हैं। इसका फाइनल आंसर डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं क्योंकि फिक्स लाइबिलिटी में और कुछ है ही नहीं, इसको भी बोल्ड करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड हेडिंग थी करंट लाइबिलिटीज की, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। और इन का दो ही अमाउंट थी, का सम करके हम यहाँ लिख देते हैं। ले जी, ये हमारे पास करंट लाइबिलिटीज का टोटल आ गया। और पूरे क्वेश्चन अंदर रिजर्व्स नॉट प्रेजेंट, वो खाली रहेगा, उसकी जगह आप अब टाइम आ गया कि हम इन सारी लाइबिलिटीज को, फिक्स को, करंट को और रिजर्व्स को जमा करें। ये हमारे पास लाइबिलिटीज और ये आ गई फिक्स लाइबिलिटीज, और इन सबको सम करके आपने यहाँ लिख दिया है। और 4482.5, और ये चेक करें 444812.5, बैलेंस शीट भी कंप्लीट हुई और
गाइस अब हमारे पास टाइम है, हम अपने एसेट्स को कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, अब ये मैंने जगह इसलिए बनाई कि यहाँ पर हम हेडिंग साथ में लगाते रहे। फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारी पहली हेडिंग थी। एक ही फिक्स्ड एसेट है और आप उसी को बस लिख के टोटल समथिंग हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी करंट एसेट्स। ये तीन चार जो करंट एसेट्स हैं इनको हम इस तरह से सेकंड भी कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में चूंकि इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, आप यहाँ पर हेडिंग दें इन्वेस्टमेंट्स की। आपके बाद नोट की जो है नहीं फिर भी लिख रहे हैं ताकि आपको भूले ना, और वो नहीं थी तो आप लिख दें। अब फाइनल आप यहाँ पर सम कर लें तीनों चीजों का। ये है जी करंट एसेट, ये है जी फिक्स्ड एसेट्स, और आया 448125 और यही वो आंसर है। अच्छा जी गाइस, वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। मैं जूम आउट करता हूँ और आपको नजर आए कि व्हाट वी हैव डन। ये आपका पार्ट है। ये अमाउंट्स नहीं चेक करने। ये लेफ्ट साइड थी, ये डायरेक्ट थी। 100% ओल्ड, नो एडजस्टमेंट वाज प्रेजेंट इन डायरेक्ट साइड। हमने यहाँ से अपना जीपी कैलकुलेट कर लिया जो कि ये था। ये इनडायरेक्ट साइड है, इधर दो एडजस्टमेंट्स थी, एक प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को प्लस किया, प्रीपेड को लेस करके लिख दिया, बाकी कोई भी चीज नहीं है। एसेट साइड पे आए, इधर एक चीज नहीं थी, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन लेस की, बाकी कोई भी चीज नहीं थी। करंट एसेट्स की तरह और फिक्स्ड एसेट्स की तरह आपने सब कुछ पुराना यहाँ पे लिख दिया। और ये लाइबिलिटी साइड है, इसमें एक चीज सिर्फ नहीं है जो आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट आपने किया था। गाइज इस तरह से एसेट और लाइबिलिटी साइड अपने आप इक्वल भी आ गई हैं और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने लगा हूँ। देखें, अगर आपने स्किल क्रिएट करनी है especially in accounting, that skill will never be attained or achieved until and unless you are practicing a single question for more than 2-3 times. 2-3 दफा से ज्यादा करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इसको अपने हाथ से करें, खुद करें और 2-3 दफा सॉल्व करें। सोल्यूशन भी आपके सामने। 2-3 दफा सॉल्व करने के बाद फिर हमें कुछ थोड़ा सा भरोसा होना शुरू हो जाएगा कि वी आर अंडरस्टैंडिंग इट। अगर फिर भी कोई बात तंग कर रही हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आज हमारा लेक्चर बस यहाँ पे ही। Our first question related to फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट। आई एम वेरी होपफुल यू पीपल हैव अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज।